हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। तो स्टडी आईक्यू में पीआईबी एनालिसिस करते हैं 13 जुलाई का। याद रखिए, पूरा 2018 तक एक एक दिन का एनालिसिस दूंगा। कई बार देरी जरूर हो जाती है, लेकिन एक एक दिन का एनालिसिस आएगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमने दो चीज़ें लॉन्च करी हैं। एक तो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और इसमें समय समय पर टेस्ट मिला करेंगे आपको एनसीईआरटी के हिसाब से। 72910597 पर कॉल करिए या फिर www.studiiq.com पर जाइए और वहाँ पर आप सारी डिटेल ले सकते हैं। एक और बात, हमारे जो फ्री वीडियो प्लेटफॉर्म है वो भी लॉन्च हो चुका है। उस पर आपको वीडियोस पर क्लिक करना है, वहाँ पे हज़ारों वीडियोस मिलेंगे आपको और पूरा आर्काइव्स भी मिलेंगे। 2015 से हमने जो भी वीडियोस डाले हैं स्टडी आईक्यू पे वो सारे वहाँ मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्हें पहचानो, ये कौन है। इनके लिए 5 अगस्त का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये है आपका क्लू, और एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी के ये पोते हैं। तो फटाफट कमेंट्स में लिख के बताओ कौन है ये। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन करता है। तो स्टार्ट में क्वेश्चन से करता हूं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की वोटिंग डाली जा रही है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। राष्ट्रपति पद के चुनाव हो रहे हैं, तो आज का सवाल राष्ट्रपति जी से रिलेटेड ही पूछ लेता हूं। सबसे पहला 3 स्टेटमेंट दी हुई हैं, तो आपको बताना है कौन कौन सी ठीक है। 1 and 2, 1 and 3, 1, 2 and 3 इत्यादि। पहला है सस्पेंशन वीटो ग्रांट्स द प्रेसिडेंट द पावर टू विदहोल्ड हिज डिसीजन एंड दस द बिल फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। सस्पेंशन वीटो ये कहता है कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को ये ताकत देता है सस्पेंशन वीटो। आप जानते हैं 3 तरह का वीटो होता है राष्ट्रपति के पास। तो सस्पेंशन वीटो राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वो किसी भी बिल को अस्थायी समय तक, मतलब इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, जब तक वो चाहे अपने पास रख सकता है और अपना डिसीजन विदहोल्ड कर सकता है, अपने पास रख सकता है। यानी, और ये जो पीरियड है ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो राष्ट्रपति जो है वो अनलिमिटेड टाइम तक किसी भी बिल को अपने पास रख सकता है और वो उस पर विचार कर सकता है। ये कहता है सस्पेंशन वीटो। पहली स्टेटमेंट ये है। दूसरा, 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 यानी 1971 का 24वां जो हमारा संविधान में संशोधन हुआ था, उसके मुताबिक जो राष्ट्रपति है वो उसको मनी बिल को मंजूरी देनी ही पड़ेगी। यानी वो उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता, ऑब्लिगेटरी है, यानी उसे यस कहना ही पड़ेगा किसी भी मनी बिल को। और तीसरा ये है कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना ये भारत में अकेले 2 राज्य हैं जिनमें अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। तो ये 3 स्टेटमेंट हैं। अब आपको ये बतानी है तीनों में से कौन कौन सी ठीक है और कौन कौन सी गलत है। तो सबसे पहला सस्पेंशन वीटो। सस्पेंशन वीटो जो होता है ये मनी बिल के केस में होता है। आप जानते हैं जो राष्ट्रपति है वो बिल को मना कर सकता है, उसे वापस लौटा सकता है। तो ये वो नहीं है जो हम यहाँ कह रहे हैं। ये जो हम यहाँ कह रहे हैं वो ये नहीं कह रहे, वो हम ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति किसी भी बिल को अपने पास रख सकता है इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये सस्पेंशन वीटो नहीं होता, ये पॉकेट वीटो होता है। तो ये सस्पेंशन वीटो गलत है। तो ये पहला आंसर गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, जो 24वां संशोधन हुआ था संविधान में, उसके मुताबिक मनी बिल को मंजूरी देना अनिवार्य नहीं है। मनी बिल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में प्रेसिडेंट को हाँ देनी पड़ेगी, मंजूरी देनी पड़ेगी। वो उसे वापस लौटा नहीं सकता या रेफरल के लिए नहीं भेज सकता, तो उसको हाँ करनी ही पड़ेगी। यानी एक तरह से आप ये कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में प्रेसिडेंट एक तरह से पावरलेस है। और तीसरा ये है कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना एकमात्र ऐसे राज्य हैं जहां पे आज तक के इनके इतिहास में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना को छोड़ के भारत के पूरे 27 राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो इसका आंसर होगा ओनली स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। अब इसमें थोड़ा सा कुछ और मैं इलेबोरेट कर देता हूं। जो राष्ट्रपति शासन है, अगर हम डेज की बात करें, अगर पूछें कि सबसे ज्यादा बार कहां लगा है, उत्तर प्रदेश में लगा है। सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन आज तक उत्तर प्रदेश में लगा है 10 बार। दूसरे नंबर पे बिहार में लगा है 9 बार। यहां पे बहुत ज्यादा लगा है। लेकिन अगर आप पूछें कि सबसे ज्यादा दिनों के लिए कहां पे लगा है, तो पंजाब में 3510 दिन टोटल। और इसमें आपको याद होगा जब पंजाब में 80 के दशक में वहां पे जो खालिस्तान मूवमेंट थी, जो बब्बर खालसा वगैरह के आतंकवादी थे, बहुत मतलब मिलिटेंसी चल रही थी पंजाब में बुरी तरह से, तब बहुत ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगा था। इनफैक्ट पंजाब में 1987 से लेके 1992 5 साल लगातार राष्ट्रपति शासन था, जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनली स्टेपुलेटेड टाइम से ज्यादा है। कॉन्स्टिट्यूशनली संविधान के तौर पे हमारा जो मैक्सिमम टाइम है राष्ट्रपति शासन के लिए वो 3 ईयर्स है। और ये आर्टिकल 356 के तहत लगता है राष्ट्रपति शासन, ये आपको पता है। इसको स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं। और आर्टिकल 352 इसको बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी, और 360 को बोलते हैं फाइनेंस इमरजेंसी। और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है भारत में आज तक नहीं लगी है। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रपति शासन लगा है, अगर आप डेज की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 2061 डेज, लगभग 6 साल। तो ये सब आप चीज़ें याद रख सकते हैं। ये आपके आंसर्स में काफ़ी इजाफा करेंगी। और राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
ये केस बहुत लैंडमार्क केस है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये लड़ा गया था और 1994 में वर्डिक्ट आई थी। इस केस के अंदर राष्ट्रपति शासन का मिसयूज ना हो, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी और बहुत ही स्पेसिफिकली मेंशन करा है कि किन केसेस में राष्ट्रपति शासन लग सकता है, क्योंकि ऐसा देखा गया था कि बहुत सारी सरकारें थी वो इसका मिसयूज कर रही थी। जैसे जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी लेट 1960 से 1977 तक, इमरजेंसी के बाद तक, तब भी इसका गलत इस्तेमाल किया गया था। इन 8 से 9 सालों में इंदिरा गांधी ने 39 टाइम्स राष्ट्रपति शासन लगाया था। तो इस तरह के चीजें ना हो, और जनता पार्टी जब आई थी उन्होंने भी राष्ट्रपति शासन कई बार लगाया था और उनमें कई बार ऐसा माना जा रहा था कि वो गलत लगाया था। तो ये लैंडमार्क केस है एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियरली डिफाइन करा है कि सरकार मिसयूज नहीं कर सकती इसका, और ये कंडीशंस मेंशन करी हैं। और एसआर बोमई जो थे ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, 11वें मुख्यमंत्री थे, और ये मानव संसाधन विकास मंत्री भी थे जब यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी, यानी देवेगौड़ा और आई के गुजराल की सरकार थी, तब ये एचआरडी मिनिस्टर थे 1996 से 1998 तक। तो ये आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं न्यूज़ पे। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, इनकी जो पत्नी थी, अब तो ये नहीं रही, इनकी पत्नी का नाम था सुब्रा मुखर्जी। तो इनके जीवन पर एक किताब है जिसका नाम है प्रेसिडेंट्स लेडी। वैसे भारत में कोई फर्स्ट लेडी का ऐसा कंसेप्ट नहीं होता है, जैसे अमेरिका वगैरह में होता है, वहां पे जो राष्ट्रपति की पत्नी होती है उसे बोलते हैं फर्स्ट लेडी। जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी है मेलानिया ट्रंप, तो मेलानिया ट्रंप है वहां पे, इनको बोलते हैं फर्स्ट लेडी। इंडिया में ऐसा कोई ऑफिशियली ऐसा हम कुछ बोलते नहीं है इस तरह से। तो प्रेसिडेंट की जो वाइफ हैं उनके जीवन पर आधारित है, और इस किताब को लिखा है मिस संगीता घोष ने, और ये किताब प्रेसिडेंट को दी वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी साहब ने, और इसका विमोचन हुआ। तो ये नाम याद रख सकते हैं आप, प्रेसिडेंट्स लेडी। अब भारत में मीडिया दिखा नहीं रहा, लेकिन बहुत बाढ़ आई हुई है। जब भी भारत के जो नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं उनमें बाढ़ आती है या उनमें कोई भी दिक्कत होती है तो मीडिया उस पर शांत रहता है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश, बिहार और जो मेन स्ट्रीम हिंदी बेल्ट है उसके अंदर कुछ हो जाता है तो मीडिया सबसे पहले दिखाता है। इस वक्त इतनी भयंकर बाढ़ आई हुई है अरुणाचल में, असम में, बहुत सारे राज्यों में नॉर्थ ईस्ट के, और बहुत ही ज़्यादा 12 लाख से ज़्यादा लोग पीड़ित हैं इस बाढ़ से, और लगभग 60 लोग असम में मर चुके हैं और 90 लोग ज़्यादातर राज्यों में मिला के मर चुके हैं अभी तक, लेकिन मीडिया दिखा नहीं रहा है, ज़्यादा रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। तो जो डिपार्टमेंट है नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए, ये इसका एक अलग नाम है डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इसके जो हमारे मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इसके लिए अलग मंत्रालय एक तरह से ये, तो उनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो उन्होंने इस बारे में बात की कि वहाँ पे जो बाढ़ आई हुई है उसके लिए क्या क्या कदम उठा रही है सरकार। जैसे असम में जो एक सींग का गैंडा होता है जिसे बोलते हैं वन हॉर्न राइनो, ये रखा जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो काजीरंगा भी आधा डूब चुका है इस वक्त, और 70 से ज़्यादा जानवर यहाँ पे मर चुके हैं। इसके अलावा उड़ीसा में भी अभी फ्लड्स आए हुए हैं, गुजरात में बहुत बड़े फ्लड्स आए हुए हैं। तो ये सब पे नज़र रखिए कि कौन से स्टेट में किस तरह के फ्लड्स आ रहे हैं और क्या चल रहा है वहाँ पे। और मैं आपको कुछ और भी बताता हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें। अभी भारत में 4 साइक्लोन आ चुके हैं पिछले 1 साल में। साइक्लोन क्या होते हैं? साइक्लोन मतलब हमारे यहाँ भारत में हम इन्हें चक्रवात बोल देते हैं। भारत में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, इन सब देशों में हम इन्हें चक्रवात बोलते हैं। साइक्लोन अलग अलग नाम है, अलग अलग देश अलग अलग नाम से बुलाते हैं। तो 4 मुख्य साइक्लोन आपको पता होने चाहिए। एक साइक्लोन वर्दा, ये तमिलनाडु और कोस्टल आंध्रा में आया था दिसंबर 2016 में। साइक्लोन मोरा, ये अंडमान, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, मई 2017, और ये पिछले साल भी कुछ देखा गया था, इसके कुछ वो थे एस्पेक्ट्स। साइक्लोन रोआनू, श्रीलंका, बांग्लादेश, तमिलनाडु और कोस्टल आंध्रा, मई 2016। और साइक्लोन के आंधी भी पिछले साल आया था तमिलनाडु और कोस्टल आंध्रा में। तो जो तट के पास वाले इलाके हैं वहाँ पे बहुत तेज़ एकदम से बारिश हो जाती है इनसे, और उस वजह से फ्लड्स आ सकते हैं। एक और चीज़, अब आंध्र प्रदेश, आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश तट पे है। तो आंध्र प्रदेश में एक मोबाइल ऐप लॉन्च करा गया था, ये पिछले साल लॉन्च किया था। इसका नाम था वरुण मोबाइल ऐप। इसको इसरो ने बनाया है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। और जब ये लॉन्च हुआ था तो इसरो के चेयरमैन भी यहाँ पे एस किरण कुमार, वो भी मौजूद थे। तो ये पूछ सकते हैं कि वरुण ऐप इज लॉन्च बाय आंध्र प्रदेश। तो ये याद रखिए ये सारी चीज़ें। अब एक ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। यूपीएससी मेंस का पेपर हुआ था 2013 का, जीएस पेपर 1 में क्वेश्चन आया था, साइक्लोन्स का नाम कैसे रखा जाता है। तो ये काफ़ी लोगों के लिए सरप्राइज था, बहुत सारे लोग इसका आंसर उस वक्त नहीं कर पाए थे, और इसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ। देखिए साइक्लोन का नाम आप यहाँ देख सकते हैं, ये कई नाम है, जैसे वर्दा है, मोरा है, ये सब नाम कहाँ से आए, कौन रखता है ये नामों को, इस पर चर्चा करते हैं। ये ऑलरेडी यूपीएससी में एक बार आ चुका है। तो साइक्लोन्स का जो नाम है, पहले देखिए साइक्लोन्स का नाम हम नहीं रखते थे, ये कन्वेंशनल विजडम था, हम पहले नहीं रखते थे। लेकिन फिर उसमें दिक्कत होती थी, क्योंकि हमें, जैसे ये धरती है अगर, तो ये लैटिट्यूड होता है, ये लॉन्गिट्यूड होता है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मेंशन करते थे कि इतने लैटिट्यूड से इतने लॉन्गिट्यूड तक या इतने, इस पे ये साइक्लोन आया है।
तो उसमें दिक्कत होती थी, मीडिया को रिपोर्टिंग करने में दिक्कत होती थी, और हम साइक्लोन्स पे जो हमारे प्रिपेयर्डनेस वगैरह उस पर भी फ़र्क पड़ता था, और हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे ढंग से। इसलिए फिर हमने नाम रखने स्टार्ट करे, और इसमें पहल करी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए, वेदर प्रिपेयर्डनेस के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, सारे मौसम संबंधी ये काम करती है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है जनेवा में। एक और बात, साइक्लोन के नाम एक ये फर्क रहता है, अगर साइक्लोन कोई बहुत ज़्यादा ऐसा है जो बहुत ज़्यादा जिससे मृत्यु होती है या जान माल की तबाही होती है, तो फिर हम उसका नाम रिटायर कर देते हैं। और ये ईस्टर्न कंट्रीज़ में भी और वेस्टर्न कंट्रीज़ में दोनों में फॉलो किया जाता है। इंडिया में भी फॉलो होता है और ये अमेरिका वगैरह में भी फॉलो होता है। जैसे अमेरिका में 2 बहुत इंपॉर्टेंट साइक्लोन आ चुके हैं। जब जॉर्ज बुश प्रधानमंत्री थे तो आया था हरिकेन सैंडी। हरिकेन साइक्लोन सब एक ही बात है, बस नाम रखने के तरीके अलग अलग होते हैं। और एक कैटरीना आया था जब ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आया था। तो सैंडी और कैटरीना, अब ये 2 आए थे। एक्चुअली कैटरीना आया था बुश के टाइम पे और सैंडी ओबामा के टाइम पे आया था। तो अब इन दोनों के नाम रिटायर हो चुके हैं, अब ये दोबारा नाम नहीं रखे जाएंगे, क्योंकि इनसे बहुत जानमाल की तबाही हुई थी। तो ये एक जनरली हम कन्वेंशन फॉलो करते हैं कि वो साइक्लोन जो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी या जान का नुकसान करते हैं, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइव्स होता है, उनका नाम हम रिपीट नहीं करते। तो इसका पूरा प्रोसेस आपको बताता हूँ। जैसे अब जो बॉडीज़ हैं, 5 बॉडीज़ हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स से रिलेटेड, इनको बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन रीजनल बॉडी। ये है 5 बॉडी: ESCAP वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन टाइफून कमेटी, या WMO ESCAP पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, RAI ट्रॉपिकल साइक्लोन कमेटी, RA4 हरिकेन कमेटी, RA5 ट्रॉपिकल साइक्लोन कमेटी। इनका काम होता है कि वो नाम रखे। अब नाम कैसे रखते हैं? नाम ऐसे रखते हैं कि देखिए, पहली बार नाम कैसा होना चाहिए? नाम ऐसा होना चाहिए कि वो किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कल्चरली सेंसिटिव ना हो। और जैसे इंडिया कंट्री है, कई धर्मों के लोग रहते हैं, कई जातियां हैं, तो किसी को भी वो इन्फ्लेमेटरी ना हो, उसको भड़काए ना, किसी की भावनाओं को आहत ना करे। दूसरी बात, नाम छोटा होना चाहिए और सब समझ लें ऐसा होना चाहिए, क्लियरली अंडरस्टूड होना चाहिए। नाम इस तरह का होना चाहिए कि वो आसानी से मीडिया बोल सके, उसको कम्युनिकेट कर सके। और ये काम किसका है? भारत में कौन रखता है नाम? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये रखता है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आता है। अभी जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं इसके लिए वो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। इसके अलावा जो डेथ और डिस्ट्रक्शन जिनमें होता है वो हम रिटायर कर देते हैं नाम, जैसे मैंने बताया। लेकिन जो अटलांटिक और ईस्टर्न पैसिफिक साइक्लोन्स होते हैं, जनरली उनके नाम हम रीयूज करते रहते हैं, क्योंकि उनसे डेथ और डिस्ट्रक्शन उतना नहीं होता है। हालांकि अमेरिका में भी मैंने आपको 2 साइक्लोन बताए जिनसे काफ़ी तबाही हुई, तो उनके नाम रिटायर कर दिए गए थे। लेकिन जो अटलांटिक ओशियन और ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन में आते हैं उनके नाम हम यूज़ करते रहते हैं, क्योंकि उतना उनसे डेथ और डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। इसमें सबसे पहली पहल हुई थी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को नेम करने के लिए ईयर 2000 में। एक बात और याद रखिए, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हम खासकर जो अटलांटिक वगैरह में जो तूफान आते हैं, जो चक्रवात आते हैं, 1953 से ही उनके नाम रखे जा रहे हैं। लेकिन भारत में इतनी देर क्यों लगी? इनफैक्ट भारत ने शुरुआत करी 2004 में। 2000 में पहले मीटिंग हुई इनकी मस्कट के अंदर, जो ओमान की राजधानी है वहाँ पे, और यहाँ पे हमने कई सारे कंट्री मिले। ये WMO और ESCAP पैनल का 27 सेशन हुआ था, अधिवेशन हुआ था। इसमें डिसाइड किया कंट्रीज़ ने कि हम इनके नाम रखने शुरू करेंगे, और फाइनली फिर इन्होंने 2004 से शुरू कर दिए। अब सवाल ये है कि हमने ये काम 50 साल बाद शुरू क्यों किया? वो इसलिए किया क्योंकि हमने ये देखा कि अगर हम साइक्लोन्स के नाम रखते हैं तो हम एथनिकली डाइवर्स कंट्री हैं। एथनिकली डाइवर्स मतलब बहुत तरह के हमारे यहाँ धर्म रहते हैं, बहुत तरह के जात, बहुत तरह के अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग तरह की रेसेस रहती हैं, तो फिर उनको हर्ट ना हो। लेकिन फिर हमने फाइनली हम सीरियस हुए 2004 के अंदर और हमने नाम रखना स्टार्ट किया। तो इंटरनेशनल पैनल बना ट्रॉपिकल साइक्लोन पे। उन्होंने डिसाइड ये किया कि सारे कंट्री पहले कुछ नाम देंगे, सब कोई ना कोई नाम सुझाएंगे। तो इसके अंदर 8 कंट्री, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, श्रीलंका और थाईलैंड, इन्होंने पार्टिसिपेट किया और टोटल 64 नाम दिए इन्होंने कि अभी अगर किसी कंट्री में साइक्लोन आता है तो इन्हीं 64 में से हम रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने जो तमिलनाडु और आंध्रा में आया था, मेनली तमिलनाडु में आया था साइक्लोन वर्दा, पिछले साल आया था, इसका नाम हमने रखा। और ये पाकिस्तान ने सजेस्ट किया था ये नाम। इसका मतलब होता है रोज, उर्दू में वर्दा का मतलब होता है रोज। ये पाकिस्तान ने सजेस्ट किया था, और फिर ये मेट्रोलॉजिकल जो सेंटर है हमारा न्यू दिल्ली में, वो नाम सिलेक्ट कर लेता है। अब हरिकेन, साइक्लोन, टाइफून वगैरह इनमें क्या डिफरेंस है? कुछ डिफरेंस नहीं है, बस ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से होता है। ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से कोई हरिकेन बोलता है, कोई साइक्लोन बोलता है, कोई टाइफून बोलता है।
और ये डिपेंड करता है। हरिकेन जो जनरली होते हैं वो अटलांटिक और नॉर्दर्न पैसिफिक ओशियन के अंदर आते हैं। अटलांटिक जो महासागर है और जो प्रशांत महासागर है, उत्तरी प्रशांत महासागर, वहाँ पे आते हैं। टाइफून जो होते हैं वो नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशियन में आते हैं, और जो साइक्लोन साउथ पैसिफिक और इंडियन ओशियन में आते हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं कि कौन सा कहाँ पे आता है, हरिकेन, साइक्लोन और टाइफून। तो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। हरिकेन कहाँ पे आता है? हरिकेन अटलांटिक और नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक में आता है। और टाइफून कहाँ पे आता है? टाइफून यहाँ सब आता है, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशियन, और वो साइक्लोन जो साउथ पैसिफिक और इंडियन ओशियन के अंदर आते हैं। बाकी जो हिंद महासागर में आता है, हम उन्हें भारत में, बांग्लादेश में और श्रीलंका में चक्रवात भी कहते हैं, ये भी याद रखिए। चलिए अब कुछ और न्यूज़ पे आते हैं। तो अब आप आई होप उसका आंसर लिख पाएंगे अगर दोबारा एग्जाम में आ जाता है या किसी स्टेट पीसीएस में आ जाता है। एक और वेदर से रिलेटेड चीज़ बताता हूँ जो पिछले साल हुई है, करंट अफेयर। सितंबर 2016 ये हमने हमारी वेदर सैटेलाइट लॉन्च करी है, इनसैट 3DR। ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारी जो मौसम की सैटेलाइट है उसका क्या नाम है? इनसैट 3DR, और ये जीएसएलवी ने लॉन्च करी है। जीएसएलवी की ये 10वीं फ्लाइट थी, जीएसएलवी F05। और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर क्रायोजेनिक इंजन हमने हमारा खुद का बनाया हुआ यूज़ करा है। पहले हम दूसरे कंट्री पे डिपेंड रहते थे। जैसे जो क्रायोजेनिक इंजन है वो हम रशिया से खरीदते थे। क्रायोजेनिक मतलब जो बहुत ठंडे टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकता है। क्रायो मतलब होता है बर्फ, ठंडा। तो क्रायोजेनिक इंजन हमने खुद का यूज़ करा है, अपना देश का बनाया हुआ यूज़ करा है इसके अंदर। ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी, ये छोटी बात नहीं है। ये हमारी वेदर फोरकास्ट करेगा, यानी मौसम की जानकारी देगा। पहले ही बता देगा कि मौसम खराब होने वाला है। तो कई सारी फोरकास्ट करते हैं ये, जैसे किसी साल एल नीनियो भारत में अगर आ जाए या ला नीनिया आ जाए। जब एल नीनियो आ जाता है तो भारत में सूखा पड़ जाता है, एल नीनियो की वजह से भारत में सूखा पड़ जाता है, याद रखिए। और ला नीनिया अगर आ जाता है तो फिर फ्लड्स वगैरह हो जाते हैं। दूसरी बात, इन सर्विसेज का फायदा किसको मिलता है? हमारे तटरक्षक को मिलता है, कोस्ट गार्ड को मिलता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को मिलता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग को मिलता है, और डिफेंस सर्विसेज, मछुआरों, इन सबको फायदा होता है इससे। ये हमारे पूरे इंडियन ओशियन की जानकारी हमें देगा। इनसैट 3DR हिंद महासागर का जो एरिया है, बहुत सारे कंट्रीज को अफेक्ट करता है, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल वगैरह। अब इसमें पहले हम रशिया से लेते थे क्रायोजेनिक, अब हमने खुद लिया है। और लॉन्च सर्विस पहले हम फ्रांस पे डिपेंड रहते थे, फ्रेंच एरियन स्पेस कंपनी वगैरह से लेते थे, लेकिन अगेन हमने खुद का यूज़ करा है ये। तो ये हमारी दूसरे देशों पे जो निर्भरता है वो इससे कम हो रही है। दूसरी बात, हम दूसरे कंट्रीज के लिए जब कुछ करते हैं तो फिर हम उससे फॉरेन एक्सचेंज भी अर्न कर सकते हैं। अभी आपने देखा था हमने बहुत सारी सैटेलाइट, 104 सैटेलाइट छोड़ी थी एक साथ, तो वो उनमें कई दूसरे कंट्रीज़ की थी, और इनफैक्ट कई नहीं, एक छोड़ के सारी दूसरे कंट्रीज़ की थी। तो उससे हमें भारत को काफ़ी फायदा होता है। और जो इसरो है वो काफ़ी कॉस्ट कंपेटिटिव सैटेलाइट लॉन्च करता है, यानी दूसरे देशों की जो स्पेस एजेंसी हैं, जैसे रशिया की है रोस्कॉस्मोस, या चाइना की है CNSA, या जापान की है जाक्सा, जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेटिव एजेंसी, इनसे काफ़ी सस्ते दामों में देता है। तो इसरो से काफ़ी सैटेलाइट अब दूसरे कंट्री खरीद रहे हैं। GSLV और PSLV में क्या डिफरेंस है? GSLV किसको बोलते हैं? GSLV बोलते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को। हिंदी में बोलते हैं भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान। तो इतनी हिंदी आपको जरूरी नहीं है, लेकिन आप एक जनरल याद रख सकते हैं, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इसमें कई डिफरेंस होते हैं। जैसे जो GSLV है वो ज़्यादा भार उठा सकता है, 4 टन तक का वजन उठा सकता है PSLV के मुकाबले। GSLV काफ़ी एडवांस्ड है PSLV के मुकाबले, PSLV थोड़ा पुराना है। GSLV में क्रायोजेनिक इंजन वगैरह जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उस पर बेस्ड है, PSLV में अभी पुरानी टेक्नोलॉजी है। GSLV हमें वो एज देगा दूसरे कंट्रीज से, और ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर में काम कर सकता है, लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है PSLV के मुकाबले। और ये मेन डिफरेंस है। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, जियो सिंक्रोनस की नेचर की वजह से होने से ये बिल्कुल स्टेशनरी नजर आता है जब हम इसे अर्थ से देखते हैं तो। और जो PSLV है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोलते हैं इसे, ये हम इसे लो अर्थ ऑर्बिट्स के अंदर ये हम इसे सैटेलाइट भेजते हैं। और बस आपको इतना याद रखना है GSLV और PSLV में। अभी हमारे 3 मौसम विभाग के सैटेलाइट हैं जो जियो सिंक्रोनस जो हमारी सैटेलाइट सर्किट है उसके अंदर हैं। कौन कौन से हैं ये जियो सिंक्रोनस के अंदर? एक तो है कल्पना 1, एक है इनसैट 3 और एक इनसैट 3D। इसके अलावा जो हमारा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है अहमदाबाद में, उसने रैपिड को लॉन्च करा था। रैपिड क्या है? रियल टाइम एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन। हमने अब जो इनसैट 3D आ रहा है उसको तो भेज दिया, लेकिन उसमें सॉफ्टवेयर कौन सा यूज होगा? रैपिड, रियल टाइम एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन। ये हमारी IMD की वेबसाइट पे मैं दिखाऊंगा कैसे यूज़ करते हैं इसे। और ये बहुत अच्छे हमारे फोटो देता है, हमें 4 डायमेंशनल एनालिसिस देता है। हमारी इस एप्लीकेशन को कोई भी यूज़ कर सकता है, कॉमन आदमी भी यूज़ कर सकता है। कैसे? ये देखिए, मैं इनकी वेबसाइट पे गया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फोटो अभी, ये बिल्कुल लेटेस्ट भारत की फोटो है, ये 17 तारीख की।
तो आज 17 तारीख है, और ये देखिए नीचे भी लिखा भी हुआ है इनसेट 3D इमेजर, और ये इनसेट 3D ने फोटो लिया है भारत का। आप देख सकते हैं पूरे भारत में मौसम के क्लाउड्स वगैरह नजर आ रहे हैं इस पर। और ये सॉफ्टवेयर देखिए रैपिड ये सॉफ्टवेयर है, और इसमें आप बहुत सारे फंक्शन हैं अलग अलग कलर्स में, अलग अलग जो भी आप देख सकते हैं। इसमें हर तरह की फोटोज इसमें अवेलेबल है, इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। रैपिड नाम है इसका। तो रैपिड की फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन। ये भी याद रखिए, ये सब आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा। तो 3 जो सैटेलाइट हैं ऑलरेडी, वो कौन कौन सी हैं? कल्पना 1, ये कल्पना चावला जी के नाम पे इनका नाम रखा था, जो करनाल हरियाणा की साइंटिस्ट थी, फिर इसरो के लिए काम करती थी, और इनका निधन हो गया था जब ये 2003 में शटल कोलंबिया डिजास्टर हुआ था उसके अंदर। तो ये इसके स्पेसिफिकेशन है, इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। कल्पना 1 ये पुरानी सैटेलाइट है। दूसरी इनसेट 3A, ये भी पुरानी सैटेलाइट है। इनसेट 3A ये भी मौसम विभाग की सैटेलाइट है। और तीसरी है इनसेट 3D। इनसेट 3D 2013 के अंदर थी, और ये भी वेदर सैटेलाइट है। और अभी है लेटेस्ट इनसेट 3D-R। अब आपके लिए क्वेश्चन है जो आपको कमेंट्स में लिख के बताना है, अंतरिक्ष क्या है? ANTRIX स्पेलिंग देखिए, ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में आ चुका है। अंतरिक्ष क्या है, ये कमेंट्स में लिख के बताइए। चलिए मौसम से थोड़ा दूर हटते हैं और अब बात करते हैं राष्ट्रीय पशुधन तंत्र की, यानी नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। लाइव स्टॉक होता है जो हमारा पशुधन है, जो हमारे जैसे गाय भैंस या सुअर या ये सब जो भी हम पशु पालते हैं मीट के लिए, दूध के लिए, वो सब लाइव स्टॉक के अंदर आते हैं। कैटल वगैरह सब आते हैं इसके अंदर। अब नेशनल लाइव स्टॉक मिशन ये सरकार ने लॉन्च करा था, मोदी सरकार ने लॉन्च किया था, और इसका पर्पज़ ये है कि हम अपना पशुधन कैसे बढ़ाएं, पशुओं को हेल्दी कैसे रखें, पशुओं को खाना कैसे खिलाएं, पशुओं का डेवलप कैसे करें, कौशल विकास कैसे करें, ट्रेनिंग कैसे दें लाइव स्टॉक सेक्टर में। तो ये सब इसके लिए किया था। दूसरा इंश्योरेंस, पशुओं का बीमा, पशु जो हैं उनको रिस्क क्या क्या हैं, उनमें डिजीज कौन कौन से फैलते हैं उनको कंट्रोल करना। तो इसीलिए हमने इसको स्कीम मोड्स की बजाय मिशन मोड में लॉन्च किया था। देखिए कई जगह आप यूज करेंगे वर्ड स्कीम, स्कीम मतलब योजना, और मिशन मतलब स्कीम और मिशन में क्या डिफरेंस होता है? मिशन जो होता है वो एक टाइम स्केल के लिए होता है, काफी ज्यादा फोकस्ड अप्रोच रहती है इसके अंदर कि हमें अपने रिजल्ट्स ऑब्टेन करने हैं कम टाइम के अंदर। और स्कीम थोड़े और बड़े लेवल पे होती है, उसमें हम काफी ज्यादा लीगल गाइडलाइंस वगैरह भी वो करते हैं। लेकिन जो मिशन होता है वो एक तरह का कम्युनिकेशन हम देते हैं सारी ऑर्गेनाइजेशंस को कि हमें एक विद इन टाइम फ्रेम रिजल्ट अचीव करने हैं। थोड़े से शॉर्ट टर्म के लिए हम इसे वो करते हैं, और बड़े लेवल पे जब हमें करना होता है इसका जो पर्पस होता है एकदम क्लियर होता है, एक सिंगल माइंडेड अप्रोच होती है, क्लैरिटी होती है एकदम पर्पस के अंदर। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है स्कीम और मिशन के अंदर। तो जो राधा मोहन सिंह है हमारे कृषि मंत्री, उन्होंने नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, इसकी 2nd जनरल काउंसिल मीटिंग हुई, उसके अंदर स्पीच दी, इसलिए ये न्यूज में आया। अब ये इसमें काफी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताऊंगा लाइव स्टॉक मिशन से रिलेटेड। लाइव स्टॉक मिशन के अंदर 4 चीजें आती हैं। क्या क्या है वो 4 चीजें? ये 4 चीजें हैं। पहला, इसके अंदर लाइव स्टॉक डेवलपमेंट करना है, यानी पशुधन का विकास करना है। दूसरा, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम, मिजोरम वगैरह, असम, जो 8 राज्य हैं उनमें हमें पिग डेवलपमेंट करना है, जो सुअर का पालन है वो बढ़ाना है। तीसरी बात, जो हमारे जो कैटल हैं, मवेशी हैं, वो चारा खाते हैं, जो उसका विकास करना है हमें, उसके उनके फूड वगैरह का अरेंजमेंट करना है, और कौशल विकास करना है, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करना है, टेक्नोलॉजी बढ़ानी है जिससे हम पशुधन को बढ़ा सकें। ये लॉन्च कब हुआ था? नेशनल लाइव स्टॉक मिशन ये हमने लॉन्च करा था 2014-15 में, और इसमें हमने क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट करना है लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में, इसलिए लॉन्च हुआ था। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और की गई थी, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जानवर जो हम पालते हैं उनके पास सबसे बड़ा जो चैलेंज निकल के आया वो ये कि जानवरों में बहुत सारे रोग हो जाते हैं अलग अलग तरह के, जैसे बर्ड फ्लू हो जाता है। अब आपको पता है कि बर्ड फ्लू जब हो गया तो मान लीजिए एक कोई मुर्गी पालन केंद्र है, वहां पे 1 लाख मुर्गियां हैं, अगर 10 को भी हो गया तो हमें 1 लाख मुर्गियों को मारना पड़ता है, वरना सारे में फैल जाएगा। ब्रूसेलोसिस है, बहुत तरह के बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी है जिसे बोलते हैं मैड काउ डिजीज, ये है फुट एंड माउथ डिजीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है। फुट एंड माउथ जानवरों में बहुत बुरी तरह से इसमें लीजन हो जाते हैं, काफी ज्यादा घाव हो जाते हैं मुंह के ऊपर, पैर के ऊपर इत्यादि। तो अब चलिए आपसे क्वेश्चन पूछता हूं मैं। क्वेश्चन है ये, पहला स्टेटमेंट बताओ, ये दोनों 2 स्टेटमेंट है, ठीक है। अब इसमें पहला स्टेटमेंट ये है कि जो फुट एंड माउथ डिजीज है वो एक बहुत ही खतरनाक, हाईली कंटेजियस मतलब जो एक से दूसरे पे फैलता है, बैक्टीरियल डिजीज है जिससे घोड़े, कुत्ते और बिल्लियां अफेक्ट होते हैं। ये है पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट ये है म्यूल होता है खच्चर। खच्चर क्या होता है? जब हम घोड़ा और गधा इनको आपस में प्रजनन करवाते हैं तो बनता है खच्चर, ठीक है, घोड़ा और गधा। तो खच्चर जो होता है ये स्टेराइल होता है, इंपोर्टेंट होता है, मतलब ये बच्चे पैदा नहीं कर सकता। लेकिन खच्चर की विशेषता क्या है? इसमें हमें दोनों का बेस्ट चीज मिल जाती है,
घोड़े के भी बेस्ट फीचर और गधे के भी। तो खच्चर काफी भार भी ढो सकता है और घोड़े की क्षमता भी इसके अंदर होती है। अब जो म्यूल होता है या खच्चर, इसको हम जब प्रजनन करवाते हैं तो हम जो घोड़ा है वो लेते हैं नर यानी मेल हॉर्स लेते हैं, और जो गधा है वो फीमेल को लेते हैं। इन दोनों के बीच में प्रजनन करवाते हैं। ये हैं दो स्टेटमेंट, बताइए ये दोनों ठीक है कि गलत? तो ये दोनों की दोनों गलत हैं। सबसे पहली बात, जो फुट एंड माउथ डिजीज होता है ये बैक्टीरिया से नहीं होता, ये वायरस से होता है। तो ये बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, ये वायरल डिजीज है, पहली बात। दूसरी बात, ये कुत्ते बिल्लियों और इनमें नहीं होता, हॉर्सेस में। ये किस में होता है? गाय भैंस वगैरह में होता है। जिन पशुओं के पैर, ये देखिए पैर, ये गाय के पैर हैं, इनमें आप पैर देखिए, ये पैर है तो बीच में गैप है, यानी इनको बोलते हैं हूव्स। तो जिन पशुओं में हूव्स होता है पैरों में, उनमें ये फैलता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। और दूसरी ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो ये काउज वगैरह में होता है, ठीक है, काउज बफेलोज वगैरह में। जो म्यूल है इसमें मेल हॉर्स नहीं होता, इसमें फीमेल हॉर्स होती है, और जो गधा होता है वो मेल होता है। तो मेल डोंकी होता है और फीमेल हॉर्स होती है, उनके बीच में क्रॉस ब्रीड करते हैं तब म्यूल पैदा होता है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। खैर परेशान मत होइए, अच्छे से पढ़ाई करिए आगे। अब जो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है, इसमें वो अपनी अचीवमेंट गिना रहे थे राधा मोहन सिंह जी कि हमने क्या क्या करा है। तो ये सारी अचीवमेंट, अब इनमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे और आपको भी डिटेल में नहीं जाना चाहिए। इनमें नंबर्स हैं बेसिकली कि हमने इतने जानवरों को इंश्योरेंस दे दी है, 35 लाख जानवर है जिनका बीमा कर दिया है, 3 लाख उसमें बकरियां हैं, लगभग 10 लाख सुअर हैं, 41 स्टेट पोल्ट्री फार्म वगैरह हमने बनाए हैं, 54,000 हमने ये शेफ कटर डिस्ट्रीब्यूट करें, इत्यादि इत्यादि। तो इनमें हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, या आप पढ़ सकते हैं, अपने आंसर में कुछ लिखना हो तो लिख सकते हैं। फिर उन्होंने कुछ और अचीवमेंट्स गिनवाए। उन्होंने कहा कि जो हम बीमा कर रहे हैं सबका बीमा कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम मिल्च एनिमल का भी कर रहे हैं और पैक एनिमल का भी कर रहे हैं। मिल्च एनिमल होता है दुधारू, जो दूध देने वाले जानवर होते हैं उनको बोलते हैं मिल्च एनिमल, जिनसे मिल्क मिलता है, ठीक है, दुधारू जो पशु होते हैं। और पैक एनिमल होते हैं भारवाही पशु, मतलब जो बोझ ढोते हैं, जैसे घोड़ा, गधा, खच्चर, ऊंट इत्यादि। और उन्होंने कहा इन सब का भी बीमा हो रहा है। और दूसरे लाइव स्टॉक जैसे बकरी, भेड़, सुअर, रैबिट यानी खरगोश, यैक, मिथुन, इन सब का भी हो रहा है। तो पहले जो बीमा था वो सिर्फ दूध वाले जानवरों का शुरू किया था जब ये स्कीम तब था, लेकिन अब इनमें भारवाही पशु भी आ गए हैं। इसके अलावा नेशनल लाइव स्टॉक जो मिशन है, इसके सब मिशन के तहत जो बीमा कराए वो भी कराए। इसमें पहले सिर्फ 300 डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्टार्ट किया था, लेकिन अब इंडिया के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सबके अंदर रिस्क मैनेजमेंट और इंश्योरेंस हमने प्रोवाइड किया है। अब इसमें एक बात समझने वाली और है कि जो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है, राष्ट्रीय पशुधन तंत्र, इसके अंदर आपको जानवरों पे सब्सिडी भी मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास गाय भैंस वगैरह ये हैं तो आप एक घर पर पर्सन 5 मवेशी पे सब्सिडी ले सकता है। और अगर आपके पास मान लीजिए कोई गोट है, बकरी, भेड़, सुअर या खरगोश, तो उसमें 1 कैटल यूनिट का मतलब ये होगा आप 5 कैटल यूनिट ले सकते हो, लेकिन 1 कैटल यूनिट का इसमें मतलब होगा इक्वल टू 10 एनिमल, यानी 1 कैटल यूनिट 10 एनिमल्स के बराबर है। पहले इसमें 2 मिल्च एनिमल्स पर हाउस होल्ड के बराबर थी। तो याद रखिए 1 कैटल यूनिट जो है उसमें 10 एनिमल हैं। पहले इसमें सिर्फ 2 मिल्च एनिमल्स होते थे, लेकिन अब दूसरे जानवरों पे भी ये दी गई है, जैसे गोट, शीप, पिग्स और रैबिट इत्यादि। चलिए अब कुछ और न्यूज पे आते हैं। हमारा जो DIPP है, DIPP मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री, जिसकी निर्मला सीतारमन मंत्री हैं, उसके अंडर आता है ये DIPP। इन्होंने भारत का पहला टिस्क बनाया है पंजाब में। अब ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। और क्यों है? देखिए पहली बात तो टिस्क होता क्या है? टिस्क होता है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सपोर्ट सेंटर। टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक, इनोवेशन मतलब नई पद्धति, नई खोज, कुछ नया करना, इनोवेट करना। उसके लिए ये सेंटर है और ये पंजाब में बन रहा है पहला। ये चलाया किसने है ये सिस्टम? WIPO ने। इसका सेंटर भी जनेवा में, हेडक्वार्टर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? मान लीजिए आपका कोई घर है तो वो आपकी प्रॉपर्टी है, आपका कोई मनी है वो प्रॉपर्टी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब आपका अपना कोई कार्य। अगर आप एक गाना लिखते हैं, पोएम लिखते हैं, वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। आप अगर कोई किताब लिखते हैं, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो उस पर भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? मान लीजिए आपने कोई मशीन बनाई, ठीक है, आपने अपनी मेहनत करी 10 साल की और आपने एक मशीन बनाई जो कोई विशेष कार्य कर सकती है। अब ये मशीन बनाने की जो कला है ये किसी ने चुरा ली, तो यानी कि आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चुरा ली। तो अगर सरकार ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन नहीं दी तो क्या होगा? तो पायरेसी बढ़ जाएगी। कोई भी
आपका सामान बेचने लगेगा अपना नाम लगा के, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमें प्रोटेक्ट करनी है। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने 42 कंट्री में अपने सेंटर खोले हुए हैं, लेकिन इंडिया में अभी तक एक भी नहीं था। तो भारत का पहला पंजाब में लगेगा, चंडीगढ़ के अंदर। अब इसमें कुछ बात और समझिए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है हम क्यों प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इससे कई फायदे हैं। सबसे पहला फायदा होता है इनोवेशन। अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कीमत नहीं समझोगे तो कोई इनोवेट नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही कोई इनोवेट करेगा यानी उसने नई चीज बनाई, तुरंत वो पायरेट हो जाएगी, यानी कि कोई भी इनोवेट करने के लिए मोटिवेट नहीं होगा। अगर हमारी मेहनत हम आसानी से दूसरे चुरा लेंगे तो हम इनोवेट ही नहीं करेंगे, यानी इनोवेशन को प्रमोट करना है। और सरकार ने पिछले साल 2016 में अप्रूव करी थी नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी। ये भारत में पॉलिसी आई थी जिसमें यह कहा गया कि भारत में हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को सिक्योर करेंगे, जिससे हमारे कंट्रीज में इनोवेशन हो, अनुसंधान हो, रिसर्च। कोई रिसर्च भी नहीं करेगा, क्योंकि रिसर्च और डेवलपमेंट का पर्पस क्या होता है? इनोवेट करना, कुछ नया बनाना। और ये जो पॉलिसी लॉन्च करी थी NIPR, इस पर सवाल आ सकता है। ये इसका जो स्लोगन है वो है क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया, रचनात्मक भारत, अभिनव भारत। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स ये सब थे। पिछले साल ये क्लियरली डिफाइन हुए थे कि हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को, उनके बारे में जागरूकता फैलानी है और हमें उन्हें प्रमोट करना है, हमें पेटेंट प्रोटेक्शन देनी है, यानी कानूनों को सख्त बनाना है इत्यादि। तो ये सारे थे, इन पे मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब ये कर क्यों रहे हैं हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम दोहा डेवलपमेंट एजेंडा, हमने कमिटमेंट की हुई है इसके लिए। दोहा डेवलपमेंट एजेंडा का एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो WTO ने अपना IPR फ्रेमवर्क है, हम उसमें सिग्नेटरी हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हम मेंबर हैं। तो हमें इसके अंदर ट्रिप्स कंप्लायंट है। ट्रिप्स क्या होता है? ट्रिप्स होता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कंट्रीज ने आपस में एक एग्रीमेंट करा हुआ है। ये लीगल एग्रीमेंट है, यानी कानूनी तौर पर बाध्य हैं WTO के नेशंस की वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को सिक्योर करेंगे। और ये जो सिक्योर करना है, तो आप अपने आंसर में लिख सकते हैं दोहा डेवलपमेंट एजेंडा में हम कमिटेड हैं, और ट्रिप्स जो एग्रीमेंट है वो भी हमने किया हुआ है WTO का। यानी कि हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को मजबूत बनाना है, स्टिमुलेट करना है, और जिससे क्या होगा, अब इसमें देखिए कुछ और फायदे भी हैं। हम ये चाह रहे हैं कि अमेरिका और दूसरे देश भारत में इन्वेस्ट करें या जो टेक्नोलॉजी है वो हमें दें। लेकिन अगर हमारे कंट्री में टेक्नोलॉजी हम चुरा लेंगे, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्शन नहीं होगा, तो क्या ये कंट्री हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे? नहीं करेंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, फार्मेसी का। दवाइयाँ, ज़्यादातर दवाइयाँ अमेरिका में बनती हैं और यूरोप के कंट्रीज़ में बनती हैं। वहाँ की जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, जैसे ब्रिटेन की कंपनी है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, अमेरिका की है फाइजर है, या स्विट्जरलैंड की है नोवार्टिस वगैरह, ये कंपनियां दवाइयां बनाती हैं। और भारत की कंपनियां अगर इन दवाइयों को चुरा लेंगी और अपनी दवाइयां बना देंगी, तो फिर ये कंट्री जो हैं इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करेंगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगी, यानी कि दूसरे कंट्री से इन्वेस्टमेंट हम अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे अगर हमारे यहाँ कानून मजबूत नहीं हुए तो। दूसरी बात, हमें इनोवेशन को प्रमोट करना है, और तीसरा रिसर्च डेवलपमेंट को प्रमोट करना है, इसलिए हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। तो 3 बड़े इंपॉर्टेंट कारण बता दिए। एक, डेवलप्ड कंट्री से हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो उनसे टेक्नोलॉजी चाहिए, तो उनको हमें बुलाना पड़ेगा भारत में। दूसरी बात, हम ट्रिप्स और दोहा डेवलपमेंट एजेंडा को कमिटेड है। और तीसरा, रिसर्च डेवलपमेंट, तकनीक अनुसंधान को हमें प्रमोट करना है। और 2 इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं जिनमें हमने काफी इंप्रूव करा है पिछले साल में। जैसे सबसे पहले है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, क्योंकि हम इनोवेट करना चाहते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम 5 साल लगातार पीछे जा रहे थे, पिछली बार पहली बार हम उठे हैं। तो हमारी पोजीशन 81 थी और पिछले साल हो गई 66। हमने 15 पायदान छलांग लगाई इसके अंदर। दूसरी बात, दूसरा इंपॉर्टेंट इंडेक्स है ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च। इसके अंदर भी हमने 103 नंबर पे थे 2015 में, और पिछले साल हम हो गए 63वें नंबर पे। हम इनफैक्ट ब्रिक्स कंट्री में बहुत पीछे थे, और एशियन ज्यादातर कंट्रीज में, इंडोनेशिया वगैरह 1-2 को छोड़ के हम सबसे पीछे थे, लेकिन अब हम काफी इंप्रूव कर गए हैं। तो अगर हमें इन इंडेक्सेस में भी ऊपर जाना है तो हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। एक और सरकार ने अनाउंसमेंट करी है। अगर देखिए, वैसे तो आप जानते हैं एजुकेशन और हेल्थ केयर वगैरह GST से बाहर रखे गए हैं, कुछ 1-2 चीजें छोड़ के, छोटी मोटी चीजों छोड़ के। तो सरकार ने यह कहा है कि अगर आप हॉस्टल फी दे रहे हैं, बोर्डिंग वगैरह कर रहे हैं, वो भी GST में एग्जाम्प्ट है, कोई GST नहीं लगेगा आपकी लॉजिंग बोर्डिंग चार्जेस पे। अगर आप कहीं पे हॉस्टल एकोमोडेशन ले रहे हैं, बोर्डिंग जिसे बोलते हैं, लॉजिंग, वो GST के बाहर है। तो ये था आज का PIB। 14 तारीख का 15-16 जो भी मेरा बैकलॉग है, अगले 2-3 दिन में मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। तो बिल्कुल परवाह मत करिए, किसी दिन 2 वीडियो आ जाएंगे, किसी दिन 1 भी नहीं आएगा, किसी दिन 3 आ जाएंगे, तो लेकिन हर दिन का PIB उपलब्ध होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।